लमिस फार्गो नॉर्थ कैरोलिना की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट और कैश हैंडलिंग कंपनी मानी जाती है, जहां मिलियंस ऑफ डॉलर का कैश रखा होता है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। लेकिन 1997 में इसी सुरक्षा में सेंध लगाकर एक एम्प्लॉय $17 मिलियन उड़ा ले गया। लेकिन ना तो एक साल तक पुलिस उसे पकड़ पाई और ना ही FBI। कुछ ने रॉबर को विक्टिम बताया तो कुछ ने उसे शातिर मास्टरमाइंड कहा, और ये रॉबरी यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी चोरियों में से एक बन गई, जिसके आरोपियों को ढूंढना FBI के लिए बहुत मुश्किल था। पर एक गलती ने सभी आरोपियों को जेल में सड़ने पर मजबूर कर दिया। तो क्या थी वो गलती और कैसे रॉबरी का मास्टरमाइंड हाथ लगा, चलिए जानते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। तारीख थी 5 अक्टूबर 1997, सुबह के करीब 7:15। नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट मैक्लिनबर्ग पुलिस के पास एक फोन आता है और सामने से एक महिला डरी घबराई हुई आवाज में अपना नाम बताती है, टैमी गेंट। टैमी पुलिस से कहती है कि उसका पति डेविड कल रात से घर नहीं आया है। वो हर रोज लमिस फार्गो गोदाम से नौकरी करके टाइम से घर आ जाता था, लेकिन कल उसने न तो कुछ बताया और न ही घर आया। टैमी की ये फिक्र देख शार्लेट पुलिस तुरंत एक अफसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए लमिस फार्गो भेजती है, जहां डेविड काम करता था। गोदाम पर पहुंचते ही पेट्रोलिंग ऑफिसर की नज़र गोदाम के गेट के बाहर खड़े एक ट्रक पर जाती है, और ये डेविड का वही ट्रक था जिसके बारे में टैमी ने बताया था। ये देख पुलिस ऑफिसर गोदाम का गेट खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि मेन दरवाज़ा भी खुला हुआ है। लेकिन क्यों? ये जानने से पहले ऑफिसर ने लमिस फार्गो के हेड और अपनी टीम को भी पूरी घटना की जानकारी दी। जब अंदर जाकर देखा तो पूरा गोदाम खाली था। सभी लॉकर्स बंद थे, लेकिन उनकी चाबियां और कंपनी की वैन गायब थीं। कंपनी के सुपरवाइजर ने पुलिस को बताया कि कल रात डेविड यहां काम कर रहा था, तो उसे और उसके दोस्त को तिजोरियों को लॉक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुपरवाइजर ने जब सिक्योरिटी सेंटर में जाकर देखा तो वहां भी 2 सिक्योरिटी कैमरों के VCR से वीडियो टेप गायब थे। लेकिन किस्मत से दूसरी कैबिनेट में उन्हें एक VCR मिल गया, जिसे चेक करने पर पुलिस ने देखा कि डेविड लमिस की तिजोरियों को लूट रहा है, और ये पैसा कंपनी का नहीं बल्कि इंश्योरेंस बैंकों का था, जो सरकार के अंडर में आते थे। लमिस में इतना पैसा मौजूद था कि कंपनी भी सही कैलकुलेशन नहीं जानती थी। इतनी बड़ी चोरी को देख तुरंत FBI को बुलाया जाता है। अब तक सबने रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए चोरी का पता लगाया था, लेकिन क्या वो वीडियो सच थी? क्या सच में तिजोरियां खाली हो चुकी थीं या कुछ बचा भी था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए तिजोरियों को तोड़ा जाता है, और जब टीम अंदर दाखिल होती है तो उन्हें पूरा सेफ खाली मिलता है। नोट के नाम पर एक कागज तक मौजूद नहीं था, और मोटा मोटा अनुमान लगाया गया कि टोटल 17 मिलियन की चोरी हुई है, जिसमें से लगभग 11 मिलियन $20 के नोट थे। इन पैसों तक पहुंचना या उन्हें पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि किसी भी नोट पर कोई निशान नहीं था और ना ही नोटों के सीरियल नंबर दर्ज थे, जिससे पैसों को दोबारा पाना एक सपने की तरह लगने लगा, जिसके सच होने के चांस 0 बराबर थे। लेकिन फिर भी FBI ने जांच शुरू की और डेविड के ट्रक को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, ताकि कोई क्लू मिल सके। इसी जांच के बीच उनके हाथ एक वेडिंग रिंग लगी, जिसे डेविड ने उतारकर एस्ट्रे में रख दिया था, मानो वो अब सारे रिश्ते तोड़कर आगे बढ़ गया हो। अब ये मामला एक गुमशुदगी से डकैती पर आकर थम गया था, इसलिए पुलिस और FBI ने जितने भी क्लू थे उन्हें एक दूसरे से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। चोरी को 24 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका था। ऐसे में डेविड कहाँ हो सकता था, किसने उसकी मदद की थी और उसने ये चोरी क्यों की, ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसका परिवार शायद इस गुत्थी को सुलझा सकता था। इसलिए ऑफिसर्स डेविड की पत्नी और एक बहन से पूछताछ करते हैं। डेविड की वाइफ टैमी ऑफिसर्स को बताती हैं कि चोरी से पहले डेविड एकदम नॉर्मल था। वो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ता जा रहा था, इसलिए टैमी अक्सर डेविड को फिजूल खर्च करने से रोकती थीं। डेविड भी इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स में काम कर रहा था और काफ़ी मेहनती भी था, इसलिए टैमी को यकीन नहीं हो रहा था कि डेविड इतनी बड़ी चोरी कर सकता है। उसे लग रहा था कि शायद किसी ने उससे ज़बरदस्ती ये चोरी करवाई है और फिर उसे किडनैप कर लिया है। कहीं ना कहीं ऑफिसर्स को भी टैमी की बातों पर यकीन हो रहा था, क्योंकि चोरी करने से पहले उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे ये कंफर्म हो सके कि वो अगले दिन चोरी करने की प्लानिंग में इन्वॉल्व था। डेंटल अपॉइंटमेंट से लेकर टैमी के साथ अच्छे बिहेवियर रखने तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। टीम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्या ये सब डेविड ने अपनी मर्जी से किया या फिर वो एक मोहरा है। ये जानने के लिए पुलिस ऑफिसर को डेविड की तस्वीर सर्कुलेट करनी थी और उसे नेशनल क्राइम इन्फॉर्मेशन सेंटर के कंप्यूटर में रजिस्टर करना था, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें डेविड पर चार्जेस लगाने ज़रूरी थे। अब क्योंकि पुलिस के हाथ लमिस से पैसे निकालते हुए डेविड का वीडियो था, इसलिए उन्होंने जूरी के सामने उसे एक चोर साबित कर दिया।
महज 48 घंटे के अंदर ही मीडिया तक में भी डेविड का नाम चोर बतौर गूंजने लगा और पुलिस पर चोर को पकड़ने और पैसे वापस लाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते FBI एक नेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, जो दुनिया भर में ऑपरेशन शार्लेट के नाम से जल्द ही फेमस हो जाता है। टीम मेंबर्स एयरपोर्ट से लेकर बस स्टेशन तक पर नजर रखते हैं ताकि डेविड भाग न पाए। उसके जगह जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं। FBI अच्छे से जानती थी कि जितनी बड़ी रकम डेविड ने चुराई है, उसे रखने के लिए उसे काफ़ी बड़ी जगह की ज़रूरत होगी और पैसे ठिकाने तक ले जाने के लिए कोई ना कोई व्हीकल इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन कौन सा, ये जानने के लिए FBI शहर भर में मौजूद कार और ट्रक किराए पर देने वाली एजेंसियों से मुलाकात करती है और डेविड की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करती है। लेकिन अफसोस, कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान FBI को इसी जैसे एक सेम केस का भी ख्याल आता है। 29 मार्च 1997 को फिलिप नोएल जॉनसन नाम के व्यक्ति ने, जो कंपनी में कार्यरत आर्म्ड कार ड्राइवर था, अपने 2 सहकर्मियों को बंदूक के बल पर बंधक बनाकर लगभग $18.8 मिलियन की नकदी चोरी की थी। उसने पैसे को एक वैन में लादकर उत्तरी कैरोलिना के पास माउंटेन होम के एक सामान्य मिनी स्टोरेज यूनिट में रखा था। FBI को लग रहा था कि शायद डेविड ने भी यही तरीका अपनाया होगा, इसलिए FBI मिनी स्टोरेज को जांचना शुरू करती है। पर टीम के हाथ ना तो पैसे लगते हैं और ना ही कोई ठोस सबूत। ये देख FBI ने हफ्ते भर शहर के अंदर और बाहर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ पर पैनी नज़र बनाकर रखी, लेकिन फिर भी FBI के हाथ खाली के खाली ही रहे। बल्कि पहले हफ्ते में उनकी मुश्किलें डबल हो गई थीं। दरअसल जिस हफ्ते में चोरी हुई थी, उसी हफ्ते में शार्लोट मोटर स्पीडवे कोका कोला 600 NASCA रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी वजह से लाखों फॉरेनर्स शहर में जमा थे और कार किराए पर लेते समय या होटल में चेक इन करते वक्त उन्होंने अपनी असली पहचान का इस्तेमाल नहीं किया था। लाखों फॉरेनर्स की नकली पहचान के बीच डेविड को ढूंढना रेत के ढेर में सुई तलाशने जैसा था। डेविड ने कौन सा नकली नाम इस्तेमाल किया, किस नाम से कार रेंट पर ली, क्या उसके किसी साथी ने उसके नाम से उसके लिए सारे इंतजाम किए, ये सब जानना FBI के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। एक तरफ FBI चोर के रूप में डेविड को ढूंढ रही थी, तो दूसरी तरफ उसे एक विक्टिम के नज़रिए से भी देखा जा रहा था, जो शायद असली मास्टरमाइंड के कब्जे में हो सकता था। FBI ने कोशिश की थी कि डेविड को उसके साथियों के दबोचने से पहले ही ढूंढ लिया जाए, लेकिन कहाँ, ये सवाल FBI के लिए वो दीवार बन चुका था जिसे गिराना नामुमकिन हो रहा था। लेकिन इसी बीच, यानी डेविड के गायब होने के ठीक 2 दिन बाद, पुलिस को एक क्लू मिला जो कामयाबी की पहली सीढ़ी की तरह था। दरअसल एक आदमी ने बिना निशान वाली ल्यूमिस मैन को देखा था, जो ल्यूमिस गोदाम से 10 मील की दूरी पर जंगल में लावारिस हालत में खड़ी हुई थी। ये खबर मिलते ही FBI टीम वैन के पास पहुंची, जो लॉक्ड थी और चाबियां गायब थीं, इसलिए टीम ने किसी तरह वैन का लॉक तोड़ा। जब अंदर का नज़ारा देखा तो उनकी आंखें कुछ मिनट के लिए ठहर गईं, क्योंकि अंदर बहुत सारा कैश मौजूद था, जो टोटल $3 लाख यानी $0.3 मिलियन थे। कैश के साथ वैन में ल्यूमिस गोदाम से गायब हुए 2 सिक्योरिटी टेप, गायब हुई चाबियां और ल्यूमिस पिस्टल भी थीं। ये कैश देख FBI को लगा कि शायद चोर समय ज़्यादा ना होने की वजह से इसे छोड़कर भाग गए होंगे, या फिर उनके पास कैश रखने की ज़्यादा जगह नहीं बची होगी। वजह जो भी हो, लेकिन अब FBI के हाथ काफ़ी बड़ी रकम लग चुकी थी। लेकिन टीम को समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो टेप क्यों छोड़े गए हैं। क्या डेविड टीम को असली चोर तक पहुँचाने में मदद कर रहा है, या बात कुछ और ही है? ऐसे तमाम सवाल अब भी इस केस को पेचीदा बना रहे थे, जिन्हें सुलझाना और $14 मिलियन तलाशना अभी बाकी था। इतनी बड़ी चोरी के बाद FBI को यकीन था कि ये काम अगर डेविड ने किया है तो ज़रूर उसके साथ किसी न किसी का सपोर्ट तो होगा। इसलिए अब FBI ल्यूमिस गोदाम में काम करने वाले हर शख्स की कुंडली खंगालती है, ताकि अगर किसी एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट रही हो तो डेविड तक पहुंचा जा सके। सबसे पहले FBI के निशाने पर आता है डेविड का सुपरवाइज़र और ट्रेनी, जिन्होंने चोरी वाली रात भी उसके साथ काम किया था। ट्रेनी ने टीम को बताया कि शिफ्ट होने पर तिजोरी लॉक करने से पहले डेविड ने उसे घर भेज दिया था और अकेले ही सेफ को लॉक किया था। वहीं सुपरवाइजर ने बताया कि डेविड कई सालों से ल्यूमिस में काम कर रहा था और एक काबिल एम्प्लॉय माना जाता था। वो अक्सर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम काम करता था और हाल ही में उसे वॉल्ट सुपरवाइजर की पोस्ट भी सौंपी गई थी। लेकिन वो ये काम सही से नहीं कर पा रहा था और एक बार वो कुछ कैश ऐसे ही खुले में छोड़ गया था, जिसके चलते उसे डांट भी सुननी पड़ी थी और धमकी भी दी गई थी कि अगर आगे से उसने ऐसा कुछ भी किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
इन दोनों से बात करने के बाद एफबीआई ने डेविड के कांटेक्ट में रहने वाले लोगों से सवाल जवाब करने शुरू किए। एफबीआई ने महज 2 दिनों में करीब 100 से ज़्यादा लोगों से बात की ताकि उन्हें डेविड के सपोर्टर्स तक पहुंचने में मदद मिल सके, क्योंकि डेविड तो हवा हो चुका था जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इस बीच एफबीआई डेविड की फैमिली से भी कांटेक्ट में रही, इस उम्मीद में कि शायद डेविड उनसे संपर्क कर सकता है। परिवार तो अब तक ये मानने को तैयार नहीं था कि डेविड ने अकेले ही 17 मिलियन की चोरी की है और ये प्लान उसका था। एफबीआई ने डेविड के बैकग्राउंड को भी खंगालने की कोशिश की और पता चला कि डेविड वो इंसान था जिसका कानून से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, जिसे मिलिट्री से भी इज्जत के साथ छुट्टी दी गई थी और वो अक्सर ओवरटाइम में खुद को मशगूल यानी बिजी रखता था। यानी जिस तरह का डेविड का बर्ताव था उसे देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि वो इस तरह का क्राइम कर सकता है। लेकिन जो वीडियो थे वो यही जाहिर कर रहे थे कि चोरी में डेविड का हाथ था। एफबीआई ने हाइस्ट से पहले का टाइमलाइन नोट किया। इस बीच डेविड कहाँ था, किसके साथ था, उसने क्या क्या किया था, सब कुछ खंगाला गया। लेकिन अफसोस टीम के हाथ नाकामयाबी के सिवा कुछ नहीं लगा। सिर्फ बचा तो डेविड का बैकग्राउंड जो उसकी 2 अलग अलग पर्सनालिटी को जाहिर कर रहा था। एक साइड डेविड को ईमानदार, मेहनती और काम के लिए डेडिकेटेड बनाती थी, तो दूसरी तरफ डेविड एक अनसैटिस्फाइड एम्प्लॉय था जो अपनी जॉब से खुश नहीं था और हाई इनकम की तलाश में भटक रहा था। प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल लाइफ में भी वो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ तो वो फैमिली के लिए लॉयल था, रोज़ाना चर्च जाता था, जबकि दूसरी तरफ वो अपनी वाइफ के कंट्रोल से नाखुश था, क्योंकि वो सारा हिसाब किताब अपने हाथ में रखती थी और ना तो उसे फिजूल खर्च करने के लिए पैसे देती थी और ना ही स्मोकिंग करने की इजाज़त। यही वजह थी कि कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि फैमिली मैन के रूप में पहचाने जाने वाला डेविड इतनी बड़ी चोरी कर सकता है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एफबीआई को पता चला कि कंपनी में डेविड केली नाम की एक लड़की से काफ़ी क्लोज था। दोनों कंपनी में तो अक्सर बातें करते ही थे, कभी कभी कंपनी के बाहर भी मिला करते थे। लेकिन चोरी से 1 साल पहले केली ने कंपनी छोड़ दी थी। लेकिन क्यों? क्या वो इस प्लान में शामिल है? यही जानने के लिए एफबीआई ऑफिसर्स केली के घर पहुंचते हैं और जब उससे डेविड के बारे में पूछते हैं तो केली साफ इनकार कर देती है। वो सिर्फ डेविड को एक कोलीग की तरह ट्रीट करती थी और ऑफिस के बाद ना तो वो कभी उससे मिली और ना ही जॉब छोड़ने के बाद उससे कोई कांटेक्ट किया। ये बात टीम के दिमाग में कुछ शक पैदा कर गई, क्योंकि कंपनी के लोगों ने डेविड और केली को बेस्ट फ्रेंड या उससे ज़्यादा ही बताया था और दोनों डेली लंच भी साथ करते थे। पर अब केली इन सब बातों से इनकार कर रही थी। अब क्योंकि एफबीआई के पास केली के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए एफबीआई खामोश हो जाती है और डेविड के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करती है। इस छानबीन में पता चला कि चोरी की रात डेविड को लूमिस के अंदर से ही कई सारे कॉल्स किए गए थे, जबकि डेविड तो लूमिस के अंदर चोरी कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि बाहर डेविड के फ़ोन से कोई उससे कांटेक्ट बनाए हुआ था और उससे बार बार मैसेज भी कर रहा था, जिसमें 3 नंबर लिखे थे 143। हालांकि इन नंबर्स का मतलब तो एफबीआई को समझ नहीं आया, लेकिन हाँ ये ज़रूर कन्फर्म हो चुका था कि डेविड के प्लान में और कोई भी शामिल था। सैटरडे इवनिंग यानी डकैती के 1 हफ्ते बाद एफबीआई ने कई एजेंट्स के साथ एक मीटिंग रखी और अमेरिकाज मोस्ट वांटेड के खिताब से डेविड को नवाजा और उसे टेलीविजन शो के साथ पब्लिकली पेश करने का फैसला किया। लेकिन बेसबॉल मैच के लंबे कवरेज की वजह से उसकी खबर टीवी पर नहीं दिखाई गई, जिससे पूरी टीम में निराशा फैल गई, क्योंकि ये एक मौका था जब बेसबॉल मैच के दौरान लोग अमेरिकन्स मोस्ट वांटेड के बारे में जान सकते थे और टीम की मदद कर सकते थे। इसी तरह 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन ना तो $14 मिलियन हाथ लगे और ना ही डेविड। लेकिन शार्लेट एफबीआई ने डेविड को पकड़ने की उधेड़-बुन जारी रखी। लगातार उसे खबरों के जरिए लोगों के बीच बनाए रखा। रेडियो से भी मदद ली गई। साथ ही लूमिस फार्गो ने डेविड की जानकारी देने वाले को $5 लाख इनाम देने का वादा किया। जितने भी एफबीआई के पास अब तक मिले सबूत थे, उनका एक कलेक्शन बनाकर रखा गया। अगर शहर भर में कोई भी आम इंसान बेतहाशा खर्च करता तो शहरवासी एफबीआई तक उसकी खबर पहुंचा देते और एफबीआई टीम उस शख्स के पास मौजूद पैसों की जांच पड़ताल करती कि कहीं ये चोरी के पैसे तो नहीं। इस तरह एफबीआई ने कई लोगों को इन्वेस्टिगेट किया। ऐसे ही एक दिन एफबीआई को एक मुखबिर से पता चला कि डकैती होने के बाद से ही एरिक पाइन नाम का एक शख्स बहुत पैसे खर्च कर रहा है। टीम को लगा कि शायद डेविड ही एरिक बनकर घूम रहा है, इसलिए एफबीआई ने उस शख्स की कुंडली खंगाली और पता चला कि एरिक तो काम से छुट्टी लेकर ट्रिप पर गया हुआ है, वो भी फर्स्ट क्लास से। ये बात एफबीआई को खटक गई और टीम ने तुरंत उसके ऑफिस जाकर पूछताछ की। एरिक रेनॉल्ड्स ग्राफिक कंपनी में काम करता था और वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने बताया कि एरिक को पैसे खर्च करने का खूब शौक है और हाल ही में उसने अपनी बहनों को सुंदर बनाने के लिए उनकी सर्जरी भी करवाई है और कुछ समय से उसके पास कुछ ज़्यादा ही पैसे आ गए थे। एरिक की कंपनी वहीं थी जहां से कुछ दूरी पर जंगल में लूमिस वैन मिली थी।
ये एक इत्तेफाक कम और साजिश ज़्यादा लग रही थी, इसलिए एफबीआई ने एरिक के पेमेंट सिस्टम को खंगाला और पता चला कि उसने ज़्यादातर पेमेंट $20 के नोटों से किए हैं और यही $20 लूमिस से भी गायब हुए थे। लूमिस, हीस्ट और एरिक का खर्च एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा था, इसलिए एफबीआई ने ट्रिप से लौटने के बाद उसे इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। जब शार्लेट एफबीआई एरिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, उसी दौरान शार्लेट से कुछ मील की दूरी पर गेस्टन काउंट में गेस्टन पुलिस ड्रग्स की जांच पर काम कर रही थी। तभी पता चला कि एक आदमी ने हाल ही में $4 लाख का घर खरीदा है, वो भी इन कैश। जब गेस्टन पुलिस ने उस आदमी की खोजबीन की तो पता चला कि उसका नाम स्टीव चैम्बर्स है, जो अपनी पत्नी मिशेल के साथ रहता है। सार्जेंट रोम को यह भी पता चला कि स्टीव पूरे शहर भर में शॉपिंग करता फिर रहा है और कुछ दिनों पहले ही उसने एक ट्रक, एक BMW रोडस्टर भी नकद में खरीदी है। ये देख गेस्टन पुलिस को लग रहा था कि ये सब पैसा लूमिस चोरी का नहीं बल्कि इल्लीगल ट्रक्स का है, इसलिए पुलिस ने स्टीव पर पैनी नज़र रखनी शुरू कर दी। लेकिन स्टीव को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। वो तो अमीरों की तरह लोगों को कैश बांट रहा था, पैसों का दिखावा कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने में लगा हुआ था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। स्टीव और मिशेल ने जो घर खरीदा था वो क्रॉम्पटन नाम के टाउन में था, जहां से डाउन शार्लेट की ड्राइव सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थी। इस टाउन में सिर्फ 2500 लोग ही रहते थे, जबकि ये टाउन 3 वर्ग मील में फैला हुआ था। इस टाउन को दुनिया की सबसे छोटी सड़क होने के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था, जो सिर्फ 75 फीट लंबी थी। इसी टाउन में अब स्टीव भी आकर बस गया था, जिसकी अजीबोगरीब हरकतों की जानकारी क्रॉम्पटन पुलिस तक भी पहुंच गई। सबसे अजीब बात यह थी कि मिशेल और स्टीव कुछ हफ्तों पहले तक एक किराए के घर में रहते थे, पर अब खुद का घर खरीद लिया था, जबकि दोनों के पास ही 2 साल से कोई स्टेबल जॉब नहीं थी। ऐसे में एक नया घर लेना शक पैदा करने वाली बात थी। स्टीव की वाइफ मिशेल जब भी किसी से बात करती तो यही बताती कि स्टीव एक रिटायर्ड प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है, जिसने अटलांटिक सिटी में गैम्बलिंग जीतकर इतना सारा पैसा जमा किया है। साथ ही ये भी कहती कि वो टेक्सास में कुछ लॉन्ड्री की शॉप्स की बेच रहा है। हालांकि किसी को भी मिशेल की बातों में सच्चाई नजर नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया कि इन पैसों का सोर्स यही है। मिशेल ने हर चीज का पेमेंट $20 के नोटों से ही किया। सब ने मिशेल की कहानी पर यकीन कर लिया था, सिवाय क्रॉम्पटन की मेयर के कैथी बाइल्स के, जो उनके घर से कुछ दूर ही रहती थीं। ये सभी बातें क्रॉम्पटन पुलिस के दिमाग में भी शक पैदा कर रही थीं। इसलिए उन्होंने शार्लेट FBI से कांटेक्ट कर स्टीव और मिशेल के बारे में सब बता दिया और कहा कि शायद ल्यूमिस हीस्ट में इस परिवार का हाथ शामिल हो सकता है। ये पहली बार नहीं था जब शार्लेट FBI को ऐसे सस्पेक्ट की खबर मिली थी। इससे पहले भी सैकड़ों लोग उन्हें ऐसी ही खबर दे चुके थे, लेकिन स्टीव का केस थोड़ा अलग था और शक के दायरे में घिरा हुआ था। इसलिए FBI और गैस्टन पुलिस दोनों ने स्टीव की निगरानी करनी शुरू कर दी और पता चला कि स्टीव कोई फुटबॉल खिलाड़ी नहीं था, बल्कि वो तो एक छोटा मोटा बदमाश था, जो कभी सट्टेबाजों का सामान बेचता था तो कभी ड्रग्स का सौदा करता था। इसलिए स्टीव का माफिया और बदमाशों से गहरा कनेक्शन था। एक बार पुलिस ने उसे फर्जी चेक चलाने के आरोप में भी गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक दिन स्टीव ने क्लब में खूब हंगामा किया था, जिससे नाराज होकर उसे बाहर निकाल दिया गया। इस अपमान को सहना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने कहा कि वो क्लब को $5 लाख में खरीद लेगा, वो भी कैश में। ये सब दिखावटी चेहरा ल्यूमिस ईस्ट के बाद से दुनिया के सामने आ रहा था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था जो ये जाहिर कर सके कि ये पैसा ल्यूमिस का है। डेविड को भागे हुए कई हफ्ते या कहें तो महीने गुजर चुके थे और इस बीच सैकड़ों लोगों के खिलाफ पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, जिन पर भी उन्हें शक था। डेविड के साथियों से भी पूछताछ की गई। FBI ने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का पता लगाने के लिए बैंक रिकॉर्ड्स भी खंगाले, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। सैकड़ों अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन को जांचना और फिर उनमें से सस्पेक्ट्स को अलग करके उनकी जांच करना, इस सब में FBI का बहुत ज़्यादा वक्त खर्च हो रहा था, जबकि कामयाबी के नाम पर उनके हाथ अब तक खाली थे। लेकिन एक दिन FBI को 2 सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट मिली। इसमें बैंक के अधिकारी ने स्टीव और मिशेल के अनयूजुअल ट्रांजैक्शन की सूचना दी थी। साथ ही ये भी बताया था कि मिशेल डकैती के अगले ही दिन नेशंस बैंक की एक ब्रांच में कैश से भरा ब्रीफकेस लेकर आई थी और पूछा था कि वो कागजी कार्यवाही यानी पेपर वर्क पर सिग्नेचर करने से पहले कितना अमाउंट जमा कर सकती है। ये देखकर कैशियर को थोड़ा शक भी हुआ, लेकिन मिशेल ने उसे भरोसा दिलाया कि ये पैसा इल्लीगल नहीं है। फिर भी कैशियर ने एक सस्पिशियस रिपोर्ट तैयार की। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस का शक स्टीव पर और बढ़ गया, लेकिन अब भी इन पैसों का ल्यूमिस कैश से कोई सीधा कनेक्शन नहीं दिख रहा था। फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस को शक हो चुका था, इसलिए स्टीव और मिशेल पर नजर रखनी शुरू कर दी गई।
समय समय पर स्टीव और मिशेल दोनों ने बैंकों में बड़े अमाउंट में पैसे जमा कराए और डिपॉजिट सेफ भी कई सारे खरीदे, जिनमें पैसा रखा जा रहा था। ये देखने और जानने के बाद एजेंट्स ने 24 घंटे उन दोनों पर नजर बनाए रखी। इस बीच एजेंट्स ने उनके पड़ोसियों और मेयर से भी उनके बारे में पूछताछ की, और सबने उनकी अचानक आई अमीरी पर शक जताया, जिससे एजेंट्स का शक अब कहीं न कहीं यकीन में बदलता जा रहा था। इसलिए एजेंट्स ने ग्राउंड लेवल पर तो उन पर नजर रखी ही, साथ ही हवाई क्षेत्र यानी एयरफील्ड से भी हवाई जहाज़ों के जरिए उन पर निगरानी की गई, ताकि अगर वो कहीं जाएं तो एजेंट्स को उनकी खबर मिल सके और कोई भी मौका मिस ना हो। लेकिन इस सब से एजेंट्स की मुश्किलें भी बढ़ गईं, क्योंकि ये टाउन बहुत ही छोटा था, जहां किसी भी अनजान गाड़ी का 24 घंटे खड़े रहना या लगातार आसमान में हवाई जहाज का उड़ना सोसाइटी के लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। इसलिए सोसाइटी ने कई बार इस सब की वजह पूछी, जिस पर एजेंट्स ने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे सोसाइटी के लोगों के दिल में शक और डर जन्म लेने लगा। लेकिन एफबीआई ने पूरी कोशिश की कि इस सब के बारे में मिशेल और स्टीव को पता ना चले, और वाकई में उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो अपनी अमीरी की दुनिया में इतना खो चुके थे कि उनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा था। डकैती की 2 महीने बाद स्टीव और मिशेल और ज्यादा खर्च करने लगे, क्योंकि क्रिसमस नजदीक था। इस बीच मिशेल ने अपने सौतेले पिता के लिए भी एक ट्रक खरीदा, और क्रिसमस से पहले ही स्टीव ने मिशेल को क्रिसमस गिफ्ट दे दिया, जो 3 कैरेट की डायमंड रिंग थी, जिसे $30,000 में खरीदा गया था, वो भी नकद। एक नॉर्मल बेरोजगार फैमिली के लिए इतने महंगे महंगे तोहफे खरीदना नॉर्मल नहीं था। लेकिन अब भी पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि कपल का खर्च लमिस कैश से चल रहा है। अब चोरी को 2 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, लेकिन डेविड ने इस बीच अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं किया, जबकि परिवार को लग रहा था कि शायद डेविड के साथ कुछ बुरा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि शायद सच में डेविड के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए चोरी के बाद से ही वो कभी किसी की नज़र में नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ क्रिसमस के बाद भी स्टीव यूं ही पानी की तरह पैसा बहाता रहा, और एफबीआई उसके ऊपर नजर रखने के अलावा और कुछ ना कर सकी। स्टीव सिर्फ अपने सेलेक्टेड दोस्तों और रिश्तेदारों से ही कांटेक्ट रखता था, इसलिए उसे दोस्ती करके सच उगलवाना एजेंट्स के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए पुलिस ने उसके क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में ही जानकारी निकाली, और इनमें एक नाम कैली का भी दिखाई दिया। जी हाँ, वही कैली जो डेविड की बेस्ट फ्रेंड कही जा रही थी, और अब उसका नाम स्टीव की क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट में भी दर्ज था। इसलिए एफबीआई ने दोबारा कैली से मुलाकात की। शुरुआत में डकैती के बाद एफबीआई ने कैली का पॉलीग्राफ टेस्ट लेने का फैसला किया था, लेकिन कैली ने मना कर दिया था। पर अब एफबीआई उस पर दबाव बनाने लगती है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होने देती कि उस पर एफबीआई को शक है, बल्कि उसे इस तरह बातों में लिया जाता है कि वो अपने दोस्त को ढूंढने में एफबीआई की मदद कर सकती है, इसलिए वो उनके साथ कॉपरेट करे। हालांकि कैली एफबीआई से ना तो बात करने में इंटरेस्टेड थी और ना ही डेविड को ढूंढने में, लेकिन फिर भी उसने एफबीआई को इंटरव्यू दिया, जो बहुत ही छोटा था, और बात करने में कैली बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इस बीच उसे कई बार कॉल्स आए, जिन्हें कैली ने रिसीव नहीं किया, मानो वो कुछ छुपा रही हो। इसलिए दूसरी मुलाकात में एफबीआई का शक कैली पर और ज्यादा बढ़ गया। हर बार कैली ने यही कहा कि उसका डेविड के साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन एफबीआई को उसकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। एफबीआई की लिस्ट में कई नाम शक के घेरे में थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो ये साबित कर सके कि उनका कनेक्शन डेविड से है या फिर लमिस हाइस्ट से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि 3 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी डेविड, जिस पर चोरी का इल्जाम था, उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली थी। वो कहाँ है, क्या उसने ही चोरी की थी या वो एक विक्टिम है, ये सवाल अब भी जस के तस बने हुए थे। डेविड तो एफबीआई की नज़रों से छुपा हुआ था, इसलिए एफबीआई ने मिशेल और स्टीव पर ही नज़र बनाए रखी, जिन्होंने अब नया घर, नई कारें, नए टैनिंग बेड सब कुछ खरीद लिया था, और 1998 में उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। कुछ समय बाद स्टीव ने गेस्टोनिया कोर्ट हाउस के सामने एक फर्नीचर डिस्काउंटर सेंटर भी खरीद लिया। जबकि उनके पास 2 सालों से नौकरी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू कर लिया। उन्होंने अपनी शॉप का नाम बदलकर जल्द ही एमएनएस फर्नीचर गैलरी रख लिया। डकैती के 3 महीने बाद एफबीआई को मिशेल के इस फिजूल खर्च की मदद से पहली बड़ी कामयाबी मिली, जब एफबीआई ने कैली को मिशेल के स्टोर पर उसके साथ बातचीत करते हुए देखा। कैली एक बिल्कुल नई मिनी वैन लेकर आई थी। एफबीआई एजेंट्स ने तुरंत उसकी वैन का लाइसेंस प्लेट नंबर नोट कर लिया। जब उसके रजिस्ट्रेशन ओनर का पता लगाया गया तो वो स्टीव चैम्बर्स से जुड़ा हुआ था। मिशेल शार्लोट के आसपास बैंकों में एक अमीर तरीन महिला के नाम से फेमस हो चुकी थी, जो बड़े बड़े अमाउंट डिपॉजिट करती थी और इस पैसे को लीगल दिखाने की कोशिश करती थी। साथ ही ऐसे लोगों से नज़दीकियां बढ़ा रही थी जिनकी इमेज सोसाइटी में अच्छी हो और जो लीगल पैसों से अमीर बने हों। जनवरी 1998 के आखिर में मिशेल ने $8,000 जमा किए थे, जिससे एफबीआई को एक बड़ा सबूत मिल गया।
कैमरों की मदद से देखा गया कि मिशेल नोटों के बंडल कैशियर को दे रही थी, जिनमें से एक लमिस का भी था। ये पहला सबूत था जिसने मिशेल और स्टीव चैम्बर्स की प्रॉपर्टी को लमिस फॉर्गो से जोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी भी लमिस के एक एम्प्लॉय के हाथ से लिखे हुए शुरुआती शब्द पैसों के प्रतिबंध वाले डॉक्यूमेंट पर मौजूद थे। उस रैपर को एजेंट्स लमिस लेकर गए और उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि ये शब्द लमिस एम्प्लॉय की राइटिंग और पैटर्न से मैच हो रहे थे। लेकिन अब भी एजेंट्स ने चैम्बर्स फैमिली को अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया ताकि उनके साथियों डेविड और बाकी कैश का पता चल सके। एफबीआई एजेंट्स के पास इतने सबूत थे कि वो सस्पेक्ट्स के घर की तलाशी ले सकते थे, लेकिन एजेंट्स को ये डर भी था कि अगर उन्हें ग्रैंड जरी के सामने पेश होने के लिए भेजा गया तो वो झूठ बोल देंगे और अपना जुर्म छुपाने के लिए भाग जाएंगे। यही बात जज ने भी एजेंट्स को बताई। 10 फरवरी को जज ने एफबीआई को चैम्बर्स के फोन टैप करने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, परमिशन मिलते ही एजेंट्स ने चैम्बर्स के फर्नीचर स्टोर में होने वाले लेनदेन की बातों को सुनना शुरू कर दिया। लेकिन चैम्बर्स फैमिली ने कभी भी किसी से लूमिस चोरी और डेविड की बात नहीं की, बल्कि स्टीव तो केमन आइलैंड पर $2.5 लाख का बैंक अकाउंट खोलने की बातचीत कर रहा था। साथ ही माइक मैकिनी नाम के एक आदमी को $400 पर वीक और एक अपार्टमेंट देने के बदले उसे बॉडीगार्ड रख लिया था। ज्यादातर बातें एफबीआई के लिए बेकार थीं, लेकिन इसी बीच एजेंट्स ने केली और स्टीव के बीच हुई कॉल पर सुना कि केली को डेविड से एक मैसेज आया था। ये पहला सबूत था जिससे एफबीआई को पता चला कि डेविड अभी जिंदा है और चैम्बर्स फैमिली केली के साथ कांटेक्ट में है। केली और डेविड दोनों ने एक प्लान बनाया था, जिसके तहत डेविड उसे कोडिंग नंबर्स में मैसेज भेज रहा था, जिससे पता चल सके कि वो कहाँ है और कब कॉल करेगा। अगली मुलाकात पर बताई गई लोकेशन पर एजेंट्स भी पहुंच गए। फोन की घंटी बजी, लेकिन केली वहां नहीं आई। ये एक अच्छा मौका था जब एजेंट्स केली को रंगे हाथ पकड़ सकते थे, लेकिन अफसोस ये प्लान भी काम न कर सका। एजेंट्स ने कॉल रिसीव करके डेविड की आवाज़ पहचानने का फैसला किया, जबकि एक एजेंट ने कॉल रिकॉर्ड को ट्रेस करना शुरू किया, लेकिन ट्रेस करने से पहले ही डेविड ने कॉल काट दिया। हालांकि उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिससे एजेंट्स ये कन्फर्म कर चुके थे कि डेविड जिंदा है। अगली बार जब डेविड ने केली को कॉल किया तो केली ने तुरंत उसके बारे में स्टीव को कॉल करके बता दिया, और ये पूरी बात एफबीआई भी सुन रही थी। केली कह रही थी कि डेविड उससे पैसे मांग रहा है, यानी डेविड के पास कैश खत्म हो चुका था। एजेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि 17 मिलियन चुराने वाले शख्स के पास कैश कैसे खत्म हो गया। स्टीव ने केली से कहा कि अब वो डेविड को मारकर रास्ते से हटा देंगे, और इस प्लानिंग को फुल प्रूफ बनाने के लिए स्टीव ने केली से स्टोर पर आने को कहा। जब वो स्टोर पर पहुंची तो एक एजेंट बतौर कस्टमर अंदर ही था। उसने सुना कि स्टीव केली से कह रहा है कि डेविड की पैसों की डिमांड अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वही इकलौता शख्स है जो उन्हें लूमिस चोरी के पैसों से जोड़ सकता है। साथ ही स्टीव ने यह भी कहा कि माइक महीनों से डेविड की देखरेख कर रहा है। अगली बार जब डेविड ने केली से बात की तो उसने कहा कि वो उससे प्यार करता है और वो इस वक्त मैक्सिको के कोचुमेल में है। आखिरकार एफबीआई को डेविड की लोकेशन मिल गई और केली को पहली बार पता चला कि वो कहाँ है। इससे पहले डेविड की लोकेशन कोई नहीं जानता था। केली ने प्लान के मुताबिक डेविड से कहा कि उसे पैसे देने कोई और आएगा, तब तक वो वहीं रहे। असल में ये आदमी पैसे देने नहीं बल्कि डेविड को मारने वाला था। डेविड को मारने की प्लानिंग में स्टीव ने माइक को भी शामिल किया। उसने उससे एक होटल रूम में मुलाकात की और कुछ और किलर्स को मैक्सिको ले जाने का इंतजाम किया ताकि डेविड को मारने में कोई दिक्कत ना हो। अब एफबीआई के पास वक्त बहुत कम था। उन्हें डेविड के मारे जाने से पहले सभी आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करना था। और फिर आई 1 मार्च 1998 की तारीख, जब डकैती के 5 महीने बाद 3 एजेंट्स एक मैक्सिकन होटल में चेक इन करने गए। जल्द ही उन्होंने डेविड की लोकेशन कंफर्म की, उसे रोका और उसकी पहचान पूछी। जब डेविड को पता चला कि ये नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि एफबीआई एजेंट्स हैं तो उसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया और तुरंत एजेंट्स ने उसे खामोशी से अरेस्ट कर लिया। डेविड को तुरंत उत्तरी कैरोलिना के शार्लोट फ्लाइट से वापस लाया गया। रास्ते में ही एजेंट्स के पूछने पर डेविड ने पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि वो सालों से लूमिस फार्गो में काम कर रहा था। इसी दौरान उसकी केली से अच्छी दोस्ती हो गई थी। डेविड की वाइफ टैमी उससे एक पाई का हिसाब लेती थी, जिससे डेविड की जेब हमेशा खाली ही रहती थी। केली भी फाइनेंशियली काफ़ी वीक थी, इसलिए एक दिन घूमने के दौरान उसने डेविड से लूमिस को लूटने की बात कही। केली ने उसे समझाया कि लॉकर का पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में है, इसलिए वो ये काम आसानी से कर सकता है। उसके भागने, छिपने और बचने का पूरा इंतजाम केली खुद करेगी। साथ ही केली ने उसे ये लालच भी दिया कि इतने सारे पैसों के साथ वो दोनों एक साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। शुरुआत में डेविड ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाता है तो उसे 30 साल लग जाएंगे और तब तक उसकी ज़िंदगी धक्के खाते ही गुजरेगी। इसलिए उसने केली को इस प्लान के लिए हाँ बोल दिया। इसके बाद से डेविड ने लूमिस की कमियों को अपनी ताकत बनाने पर ध्यान दिया, एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखी। लूमिस की फिजिकल सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी, लेकिन सुरक्षा के लिए ज़्यादा गार्ड्स मौजूद नहीं थे।
इसलिए सारी चाबियां डेविड के पास ही रहती थीं। डेविड अच्छे से जानता था कि भागना आसान होगा लेकिन बचना मुश्किल, इसलिए उसने एफबीआई के बारे में डीप स्टडी की और देखा कि लूटपाट के केस में एफबीआई ट्रांसपोर्ट सेंटर्स जैसे एयरपोर्ट, बस स्टेशन और लूट की जगह को जांचते हैं, इसलिए उन्हें सब जगहों से बचकर रहना होगा। डेविड ने पूरे प्लान का एक प्लॉट बनाया और उसे केली के साथ डिस्कस किया। डेविड ने फैसला कर लिया था कि डकैती के बाद उसे शार्लोट से बहुत दूर जाना होगा और कंट्री से बाहर जाने के लिए उसे एक नकली पासपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसके लिए काम आया स्टीव, जो केली के कांटेक्ट में था। डेविड और स्टीव का कभी आमना सामना नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते थे कि पकड़े जाने पर वो एक दूसरे का नाम ले। स्टीव ने केली के साथ ही पूरी प्लानिंग कर डकैती के बाद का पूरा इंतजाम किया। उसने इस काम में अपने चचेरे भाई स्कॉट और स्कूल फ्रेंड एरिक को भी शामिल कर लिया और $1,00,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसे छिपाने में मदद के लिए अपने साथ जोड़ लिया। इसके अलावा स्टीव ने डेविड की नकली आईडी बनवाने के लिए उसके बर्थ सर्टिफिकेट के बदले एक शख्स को $50,000 दिए। सभी इंतजाम होने के बाद डेविड को 4 अक्टूबर 1997 को पता चला कि उसे अकेले ही लूमिस को बंद करना होगा। ये जानने के बाद उसने सोई हुई टैमी को आखिरी गुड बाय किस दी और लूमिस की तरफ निकल पड़ा। दिन भर उसने हर दिन की तरह लूमिस में काम किया, जबकि बाहर केली, जिसके पास डेविड का फ़ोन था, उसने पूरी गिरोह के साथ डेविड से मिलने के लिए एक मीटिंग तय की और लूमिस फ़ोन पर कॉल कर डेविड को बताया कि आखिरी ट्रक आने के बाद उसे अकेले ना सिर्फ लूमिस में रहना है बल्कि कैश को भी कंपनी की वैन में अकेले ही लोड करना है। इस तरह कॉल पर मीटिंग करने के बाद टाइम टेबल फिक्स हो गया। आखिरी ट्रक के आने के बाद अब शाम के समय लूमिस में 2 लोग बचे थे, एक था डेविड और दूसरा था ट्रेनी। डेविड ने अनएक्सपीरियंस ट्रेनी को बातों में उलझाकर उसे घर जाने को कहा। अब क्योंकि ट्रेनी भी थका हुआ था इसलिए वो तुरंत घर चला गया और डेविड उसके सामने तो लॉकर बंद कर लूमिस से बाहर निकल आए। लेकिन उसके जाते ही उसने लूमिस लॉकर को खोलकर उसे लूटना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी देर में स्टीव का दोस्त एरिक किराए की कार को लूमिस के रेनॉल्ड्स पार्किंग एरिया में ले आया और डेविड के कैश लाने का वेट करने लगा। जबकि लूमिस से कुछ दूर सड़क पर कैली, स्कॉट और स्टीव भी गाड़ी में बैठे सब कुछ देख रहे थे। वहीं अंदर डेविड ने पूरे कैश को सफ़ेद लूमिस बैन में रखना शुरू किया और उसकी यह हरकत टेप पर रिकॉर्ड हो गई। इस बीच कैली डेविड को 143 का मैसेज भेजकर हालात का जायजा ले रही थी। कोड का मतलब था आई लव यू। रात को 7:45 पर डेविड ने सारे पैसे वैन में रख लिए, लेकिन एक पैकेट रखने की जगह नहीं थी। फिर भी उसने ज़बरदस्ती उसे ठूस दिया और फिर सिक्योरिटी रूम में कैबिनेट में रखे 2 वीडियो रिकॉर्डर चुरा लिए। लेकिन उसे तीसरे रिकॉर्डर के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो छूट गया। डेविड ने जब मेन डोर खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला ही नहीं, लेकिन तभी एक शख्स उसके पास आया और जंजीरों को खोलने लगा। एक पल को डेविड को लगा कि वो फंस गया, पर जब उसने कैली की कार को देखा तब उसे समझ आया कि इस प्लान में और भी लोग शामिल हैं। इस तरह पूरे इंतजाम के बाद फाइनली डेविड $17 मिलियन कैश लेकर लूमिस से भाग निकला। अभी वो खुशी मना ही रहा था कि सिग्नल पर उसे पुलिस दिखाएगी, जिसे देख डेविड इतना ज़्यादा डर गया कि वो सिगरेट पीने के लिए लाइटर तक जला नहीं पा रहा था। लेकिन तभी सिग्नल ग्रीन हुआ और डेविड वहां से भाग निकला और रेनॉल्ड्स पार्किंग में पहुंच गया, जहां उसकी पूरी गिरोह भी आ गई। कैली के कहने पर डेविड ने लूमिस की चाबियां एरिक को सौंपी और खुद कैली की कार में बैठकर वहां से चला गया। लेकिन एरिक को ये नहीं बताकर गया कि चाबी के गुच्छे में वैन की चाबी कौन सी है। इस बात से अनजान डेविड कैली के साथ दक्षिण कैरोलिना के कोलंबिया एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था और उसके पास खर्च के लिए अभी लूमिस के $50,000 थे, लेकिन वो इन्हें प्लेन में अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कैली ने स्टोर से एक जोड़ी पैंटी होज खरीदी और उसे काटकर उसमें पैसे रख दिए। दूसरी तरफ 200 चाबियों में से अभी तक एरिक को सही चाबी नहीं मिली थी। ये देख स्टीव और उसके साथियों ने वैन की शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बुलेट प्रूफ थे। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार वैन का दरवाज़ा खुल गया और सामने मिलियंस ऑफ डॉलर थे, जिन्हें ले जाने के लिए स्टीव 3 ब्लू बैरल लेकर आया और तीनों ने जल्दी जल्दी उनमें पैसे भरने शुरू किए। लेकिन पूरे पैसे उनमें नहीं आ पाए, इसलिए कुछ पैसे स्टीव ने वहीं छोड़ दिए और वैन को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद कैली ने स्टीव को कॉल कर बताया कि कोलंबिया एयरपोर्ट पर मेक्सिको के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। इस पर स्टीव ने डेविड को 200 मील दूर अटलांटा भेजने की सलाह दी और डेविड अकेला ही बस पकड़कर अटलांटा के लिए निकल पड़ा और फिर मेक्सिको जाकर अपनी नई लाइफ शुरू की। अक्टूबर के आखिर तक डेविड के पैसे खत्म होने लगे, इसलिए उसने कैली से $50,000 भेजने को कहा, लेकिन कैली ने एरिक के हाथ उसे सिर्फ $5,000 भेजे, जिससे डेविड को लगने लगा कि कैली बाकी लोगों के साथ मिलकर उसके पैसे हड़पना चाहती है। मेक्सिको में रहने के दौरान कई लोगों ने उस पर शक जताया, क्योंकि अब तक लूमिस डकैती की खबर लोगों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन डेविड ने किसी तरह खुद को लूमिस डकैती से अलग बताकर पीछा छुड़ा लिया, लेकिन फंसने के डर से उसने अपना लुक जल्द ही चेंज कर लिया और दूसरों से बात करना भी बंद कर दिया।
एक दिन रॉबर्ट नाम का आदमी उसके पास आया और उसे बताया कि शार्लेट के लोग उसे मारने की प्लानिंग बना रहे हैं और उसे ये खबर अपने एक दोस्त से पता चली है। रॉबर्ट ने डेविड को धमकाते हुए उससे पैसों की डिमांड की और मजबूरी में डेविड ने चुप रहने के लिए उसे $2000 दे दिए। इसके बाद से डेविड ने घर में ही रहना शुरू कर दिया और समय समय पर अपना नाम और लोकेशन बदलने लगा ताकि FBI से लेकर उसके दुश्मन तक उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन इस बीच उसने एक गलती कर दी और कैली, जिस पर डेविड को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसके पूछने पर डेविड ने अपनी लोकेशन बता दी और उससे कुछ पैसों की डिमांड की। कैली के जरिए ही स्टीव और FBI दोनों को डेविड की लोकेशन के बारे में पता चल गया और दुश्मनों के पहुंचने से पहले ही FBI ने उसे अरेस्ट कर लिया। एजेंट ने जब डेविड से पूछा कि कैली में ऐसी क्या बात थी कि उसके एक कहने पर उसने इतना सब कुछ कर दिया, इस पर डेविड ने कहा कि उसमें कुछ तो है। मैंने सिर्फ उसे एक बार किस किया था और वही किस आज मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। डेविड को शार्लेट में लाने के बाद FBI ने तुरंत उसके साथियों को पकड़ने का फैसला किया ताकि वो भाग ना सके और 1 मार्च 1998 को ही पुलिस फोर्स और FBI ने स्टीव और मिशेल को घर से ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कैली को भी अरेस्ट किया गया और बाकी साथी भी एक एक कर गिरफ्तार कर लिए गए। सभी के घरों से बेतहाशा पैसे और एक्सपेंसिव चीजें मिली जिन्हें FBI ने जब्त कर लिया। इसके बाद 6 आरोपियों में से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो लॉयर हायर कर सके, इसलिए कोर्ट ने लॉयर का इंतजाम किया और सुनवाई तक बिना जमानत के हिरासत में रखा। इसी बीच डेविड और कैली को कुछ मिनट बात करने के लिए दिए गए और कैली ने डेविड से माफी मांगी। डेविड सिर्फ कैली के साथ रहना चाहता था जबकि वो भरपूर पैसा चाहती थी। जांच में पता चला कि स्टीव ने अपने दोस्त और रिश्तेदारों के जरिए अपने लिए 24 तिजोरियां खुलवाई थीं, जिनसे $10 मिलियन बरामद हुए। इस डकैती में टोटल 24 आरोपी थे और 20 ने अपना जुर्म कबूल किया, जिसके बाद कोर्ट ने पैसे छिपाने के इल्जाम में एरिक को 6.5 साल की सजा दी। वैन को ठिकाने लगाने के लिए स्कॉट को 4 साल 7 महीने की, मिशेल को 7 साल 8 महीने की, स्टीव को 11 साल 3 महीने की सजा दी गई, जबकि माइक और बाकी आरोपियों को कत्ल की साजिश के चलते 11 साल 6 महीने की सजा मिली। FBI के साथ कॉपरेट करने के चलते कैली को 5 साल 10 महीने जबकि डेविड को 7 साल की सजा सुनाई गई। इस तरह सभी आरोपियों को उनके जुर्म के हिसाब से अलग अलग सजा मिली और ये केस कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार सॉल्व हो ही गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।